दोस्तों, रात के 2 बजे जब एक ट्रक हमारे पेट्रोल पंप पर आकर रुका तो मेरी नज़र उस ट्रक को चला रही एक लड़की पर अटक गई। ये पहली बार था जब मैंने किसी लड़की को ट्रक चलाते हुए देखा था। अभी मेरी नज़रें उस लड़की पर ही थी कि इतने में ही विमलेश उस ट्रक वाले के पास गया और उससे बात करने लगा। वो ट्रक वाले विमलेश से हंस कर बात कर रहे थे, मानो उसकी विमलेश से अच्छी पहचान हो। साथ ही वो ट्रक वाले बीच बीच में मेरी तरफ भी देखी जा रहे थे। खैर, कुछ देर बाद वो ट्रक वाले बिना वहाँ से डीजल भरवाए ही चले ही गए। और उस ट्रक वाले के जाने के बाद जब मैंने विमलेश से पूछा कि वो लड़के कौन थे, तो विमलेश ने बोला, मुझे क्या पता, और ये बोलकर वो चला गया। फिर मैंने भी विमलेश से ज़्यादा पूछताछ करना ठीक नहीं समझा और फिर मैं चुपचाप अपने काम में लग गया। फिर अगली रात में जब मैं ड्यूटी पर आया तो मैंने देखा कि विमलेश ड्यूटी पर नहीं आया है। फिर अगले 3-4 दिन तक विमलेश ड्यूटी पर नहीं आया तो मैंने अपने मैनेजर से पूछा तो मैनेजर ने कहा विमलेश ने काम छोड़ दिया है। ये बात सुनकर मुझे बहुत ही अजीब सा लगा। आखिर विमलेश ने अचानक ही ये काम क्यों छोड़ दिया भला। खैर, फिर कुछ ही दिनों में मेरे दिमाग से विमलेश की बात गुम हो गई और मैं अपने काम में बिजी हो गया। और फिर एक ऐसी रात मैं पेट्रोल पंप पर काम कर रहा था कि तभी एक ट्रक पेट्रोल पंप पर आकर रुका तो मेरी नज़र उस ट्रक पे गई तो मैंने देखा कि ये तो वही ट्रक था जो उस रात बिना डीजल भरवाए पेट्रोल पंप से चले गए थे। और वो ट्रक वाले आज भी पिछली बार की तरह हंस कर बात कर रहे थे। फर्क बस इतना था कि इस बार विमलेश की जगह विनोद था। पता नहीं क्यों मुझे वो ट्रक वाले कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। फिर उस ट्रक वाले के जाने के बाद विनोद खिलखिलाते हुए मेरे पास आया और बोला, भाई ऐसे मत देख, तेरी होने वाली भाभी थी वो। इतना बोलकर वो अंदर केबिन में चला गया और मैं भी अपने काम में लग गया। फिर जब मैं अगली रात ड्यूटी पर आया तब मैंने देखा कि विनोद आज ड्यूटी पर नहीं आया है। विनोद को वहाँ नहीं देखकर मेरे मन में अजीब से विचार आने लगे। मैं तुरंत ही मैनेजर के पास गया और जब मैनेजर से मैंने पूछा तो उसने कहा कि उसे बुखार है इसलिए वो आज नहीं आया। ये जानने के बाद मुझे लगा कि मैं बेकार में ही परेशान हो रहा था। मन की संतुष्टि करने के बाद मैं अपने काम में लग गया और ऐसे ही कुछ दिन बीत गए तो मुझे विनोद का ख्याल आया क्योंकि वो अभी तक काम पर नहीं लौटा था। फिर जब मैंने मैनेजर से विनोद के बारे में पूछताछ की तब मुझे पता चला कि विनोद ने भी काम छोड़ दिया है। पहले विमलेश और अब विनोद का अचानक काम छोड़ देना मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। कुछ तो बात थी जो मुझे परेशान किए जा रही थी। फिर मैंने विमलेश और विनोद के घर जाने का फैसला किया और जैसे ही मुझे छुट्टी मिली मैं सबसे पहले विमलेश के घर के लिए निकला। वैसे तो मुझे विमलेश के घर का पता नहीं मालूम था, मगर इतना मालूम था कि वो मंगोलपुरी के दूध वाली गली में रहता है। और फिर जब मैं पूछते पूछते मंगोलपुरी के दूध वाली गली में पहुंचा तो वहाँ के लोगों से पता चला कि एक रात जब वो काम से लौटा था तो अगले ही दिन पागलों जैसी हरकतें कर रहा था और फिर कुछ ही दिनों के बाद वो कहीं पर चला गया, जिसके बाद से अब तक कोई पता नहीं है उसका। उसके घर वाले भी यहाँ से अपने गांव चले गए हैं। अब विमलेश के बारे में ये जानने के बाद मेरा शक और भी गहराने लगा। मुझे ऐसा लग रहा था कि हो ना हो विनोद के साथ कुछ न कुछ तो हुआ है। फिर तुरंत ही मैं मंगोलपुरी से सीधा निकला बिजनौर के लिए जहाँ पर विनोद रहा करता था। फिर जब मैं विनोद के घर पर पहुँचा तो मैंने देखा कि दरवाजे पर ताला लटका हुआ है। और फिर जब पड़ोसियों से पूछताछ की तो पता चला कि विनोद की बहुत ही ज़्यादा तबीयत ख़राब है और वो कुछ दिनों से जिला अस्पताल में भर्ती है। ये पता चलते ही मेरा शक अब यकीन में बदलने लगा था। तभी मैंने सोचा कि एक बार अस्पताल जाकर विनोद से मिल लेता हूँ, पर अब तक शाम हो चुकी थी और मैं काफ़ी थक भी चुका था, इसलिए मैंने घर लौटना ही ठीक समझा। फिर मैं घर पर लौट आया
पर दिमाग में अभी भी विनोद और विमलेश को लेके मेरे जहन में बहुत सारे सवाल उठ रहे थे। फिर मैंने ध्यान से बीती हुई सारी बातों पर गौर किया तो मुझे कुछ चौंकाने वाली बातों का पता चला। जैसे कि वो ट्रक वाले उस रोज़ जब पेट्रोल पंप पर आए तो उस रात अमावस की रात थी, और जब दूसरी बार आए तो उस रात भी अमावस की रात थी। और तो और वो ट्रक वाले बिना डीजल भरवाए ही वहाँ से चले गए थे। मतलब कि वो ट्रक में डीजल भरवाने ही नहीं आए थे, उनके आने का और कुछ कारण था जिसके चलते विमलेश लापता हो गया है और विनोद अस्पताल में भर्ती है। खैर मेरी वो रात विमलेश, विनोद और वो ट्रक वाले की सोचने में ही बीत गई। फिर अगले दिन से मेरा काम शुरू हो गया। वैसे तो मैंने कई बार सोचा कि मैं बाकी कर्मचारियों को बता दूं, मगर ये सोचकर मैं पीछे हट गया कि ये लोग मामले की गंभीरता को समझने के बजाय मेरा मजाक बनाने लगेंगे। फिर मैं इसी बीच अपना घर, परिवार और काम में ऐसा उलझा कि मेरे दिमाग से सब कुछ निकल गया। फिर एक दिन जब मेरी बीवी ने कहा, पता है ना आज अमावस है, भूल से भी कहीं अकेले मत निकल जाना, तो अमावस की बात सुनते ही मुझे वो ट्रक वाले का ख्याल आ गया। आज फिर अमावस की रात थी, इसका मतलब था कि वो आज फिर पेट्रोल पंप पर आने वाले थे। अगर ऐसा होता है तो हम में से किसी की जान खतरे में पड़ने वाली थी। फिर जब मैं ड्यूटी पर पहुंचा तो मैंने देखा कि सिर्फ राकेश ही आया हुआ है। फिर जब मैंने राकेश से पूछा तो राकेश ने कहा आज पेट्रोल पंप बंद है, इसलिए बाकियों को छुट्टी दे दी है। और मैनेजर मुझे बोल गया है कि अरविंद आए तो उसे अपने साथ ही रोक लेना। ये सुनते ही मुझे पहले तो उस मैनेजर पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया। छुट्टी ही देनी थी तो सभी को दे देता, हम दोनों को रखने का क्या मतलब था। अभी मैं अंदर ही अंदर गुस्से के मारे दहक ही रहा था। तभी राकेश ने कहा, अरे छोड़ो यार, तुम्हें तो पता ही है ना यहाँ की पॉलिटिक्स कितनी गंदी हो गई है, सिर्फ चमचों का ही बोलबाला है बस। फिर कुछ देर के बाद जब मेरा गुस्सा शांत हुआ तो मुझे याद आया कि आज तो बस हम दोनों ही हैं। अगर वो ट्रक वाले सच में आ गए तो उससे कहीं राकेश बात ना कर बैठे, नहीं तो राकेश का भी हाल विमलेश और विनोद की तरह ही होगा। एक बार को तो मैंने सोचा कि राकेश को विनोद और विमलेश के साथ हुआ हादसे के बारे में बता ही देता हूँ, लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ बोल पाता वो मुझसे ये कहकर चला गया कि बस मैं अभी आता हूँ। राकेश के जाने के बाद अब एक अलग सी बेचैनी होने लगी और इसी बेचैनी में समय गुजरता रहा। मैं मन ही मन भगवान से ये दुआ मांग रहा था कि वो ट्रक वाले आज ना आए, पर मेरी दुआ शायद ऊपर वाले ने कबूल नहीं की थी। जब रात के 1 बजते ही किसी औरत ने आवाज़ लगाते हुए कहा, अरे कोई है क्या? उस औरत के आवाज़ देते ही मेरा शरीर कांपने लगा और जब मैंने केबिन के बाहर देखा वो ट्रक वाले सामने नजर आए, पर आज वो अपने ट्रक में नहीं आए थे। अभी मैं केबिन से उस औरत को झांक ही रहा था, तभी मुझे राकेश आता हुआ दिखा। राकेश को उस ट्रक वाली के पीछे देखकर मैं एकदम से घबरा गया। मुझे इस बात का डर था कि राकेश कहीं उस ट्रक वाले से बात न करने लग जाए। मैं राकेश की तरफ ही देख रहा था कि तभी उस ट्रक वाले की नज़र राकेश पर पड़ गई, और इससे पहले मैं राकेश को कुछ आग्रह कर पाता कि वो औरत उससे बात करने लगी, मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पाया। मैं केबिन के अंदर खड़ा कपकपाता राकेश और उस ट्रक वाले को देखता रहा। और फिर जब वो ट्रक वाली राकेश से बात कर कर चली गई तो तब जाकर मेरा मुंह खुला और मैंने राकेश को आवाज़ देते हुए अपने पास बुलाया। राकेश मेरे पास आते हुए मेरे चेहरे को देखते हुए बोला, क्या अरविंद भाई, कोनो भूत तो ना देख लियो हो जो पूरा चेहरा पसीने से उतरा हुआ पड़ा है? राकेश का इतना कहने के बाद जब मैंने उसे विमलेश और विनोद के बारे में बताया तो राकेश को मेरी बात पर यकीन नहीं हुआ, उल्टा वो मेरे पर ही बरस पड़ा। हालांकि राकेश को ये पता था कि मैं कभी भी मजाक नहीं करता हूँ, मगर कुछ देर की बातचीत के बाद राकेश जब शांत हुआ तो मैंने एक बार फिर उसे समझाने की कोशिश करी और मेरी पूरी बात सुनने के बाद राकेश घबरा गया। मेरी बात समझते ही उसका चेहरा एकदम से उतर गया। मुझे ये तो नहीं पता था कि अब राकेश के साथ क्या होने वाला है, पर मैंने सोच लिया था कि मैं राकेश के साथ ही रहूँगा ताकि हर मुमकिन कोशिश कर सकूँ उसे बचाने की। उस रात हम पेट्रोल पंप के उसी केबिन में बैठे रहे जब तक कि सुबह ना हो गई। वैसे तो अब तक सब नॉर्मल ही था,
पर अभी तक हम दोनों निश्चित नहीं हुए थे क्योंकि अभी तक हमें ये पता नहीं था कि उस औरत से बात करने के बाद होता क्या है। और यही पता लगाने के लिए मैंने और राकेश ने विनोद से मिलने का फैसला लिया। जैसे कि मुझे पता था कि विनोद अभी जिला अस्पताल में भर्ती है, तो मैं राकेश के साथ सीधे जिला अस्पताल पहुंचा। और फिर जब हम दोनों वहां विनोद से मिले तो विनोद की हालत देखकर हम दंग रह गए। दरअसल विनोद इस कदर से कमज़ोर हो गया था कि उसे पहचानना भी मुश्किल पड़ रहा था। उसके शरीर का पूरा मांस गल चुका था और चमड़ी लटक चुकी थी। उसका जबड़ा भी टेढ़ा हो गया था, जिस वजह से वो अपना मुंह नहीं खोल पा रहा था। और आंखें इतनी अंदर की तरफ धंस गई थी कि ये भी पता नहीं चल पा रहा था कि उसकी आंखें हैं भी या नहीं। विनोद का यह हाल देख करके राकेश के उसी वक्त हाथ पांव फूलने लगे थे। मैं राकेश की मनोदशा अच्छे से समझ सकता था, पर अब ये समझ नहीं आ रहा था कि उस ट्रक वाले के बारे में पता कैसे लगाएं। विनोद, जिससे हमारी उम्मीद बंधी थी, वो अब जिंदा लाश में तब्दील हो गया था। ऐसे में हम दोनों उसी मोड़ पर आकर खड़े हो गए थे जहाँ पर डर और खौफ के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। विनोद को देखने के बाद राकेश और मैं बड़े ही मायूसी से अस्पताल से बाहर निकले। अभी हम अस्पताल से बाहर ही आए थे, तभी हमें किसी ने आवाज़ देते हुए रुकने को कहा। और जब हम दोनों रुके तो सामने एक आदमी खड़ा था जो अस्पताल वाली ड्रेस पहने हुआ था। हमारे रुकते ही वो आदमी हमारे पास आया और बोला, तुम दोनों उस मरीज के कौन लगते हो जिसे देखने आए थे? तो जिस पर मैंने कहा वो हमारे साथ पेट्रोल पंप पर काम करता था, पर एक दिन उसने अचानक ही काम छोड़ दिया। और फिर जब हमने पूछताछ की तो पता चला कि वो बीमार है। इसीलिए हम दोनों विनोद को देखने चले आए। मेरे इतना कहते ही उस आदमी ने कहा, वो बीमार नहीं है, उसे कुछ ऐसा हुआ है जो डॉक्टर के बाहर है। वो हर रात 1 बजे बात करने लगता है और सुबह होते ही खामोश हो जाता है। ये सुनते ही मैंने उस आदमी से पूछा, विनोद क्या और किस आदमी से बात करता है? इस पर वो आदमी बोला, वैसे तो कुछ साफ साफ समझ नहीं आता, पर वो शायद किसी ट्रक और औरत की बात करता है। उस आदमी की ये बात सुनकर मैं सोच में पड़ गया और फिर कुछ सोचने के बाद मैंने उससे कहा, क्या हम रात में उस समय विनोद से मिल सकते हैं? मेरा इतना कहते ही उस आदमी ने कहा, हाँ मिल सकते हो, पर तुम दो में से कोई एक ही मिल सकता है। तुम दोनों में से जिसे भी मिलना है बस रात के 12 बजे अस्पताल के मुर्दा घर के पास मिलना। और ये बोलकर वो आदमी यहाँ से चला गया और हम दोनों वहाँ से घर लौट आए। क्योंकि राकेश अब तक काफ़ी हताश हो चुका था, इसीलिए मैंने उसे अपने साथ अपने घर ले आया। अब हम दोनों घर तो लौट आए थे, मगर हम दोनों के दिमाग में वो ट्रक वाले का चेहरा ही घूम रहा था कि आखिर कौन है वो और वो क्या करती है इन लोगों के साथ जो उससे हंसकर बात कर लेता है। इसी सोच विचार में सूरज ढल गया और अच्छी बात यह थी कि राकेश अभी तक ठीक ठाक ही था। फिर इसी बीच राकेश के घर से फ़ोन आ गया और इसके चलते उसे अपने घर जाना पड़ा। राकेश के जाने के बाद अब मैं वेट करने लगा रात के 12 बजने का, क्योंकि अब विनोद ही जो एकमात्र अब हमारी थोड़ी बहुत मदद कर सकता था। और फिर जब ठीक 12 बजे तो उस आदमी के कहे अनुसार मैं अस्पताल के ठीक मुर्दा घर के पास पहुंचा। उस मुर्दा घर के आसपास सन्नाटा और अंधेरे के अलावा कुछ भी नहीं था। मैं अभी उस आदमी का आने का वेट ही कर रहा था, तभी किसी ने पीछे से कहा, कौन हो तुम और क्या कर रहे हो यहाँ पर? फिर जब मैं पीछे पलटा तो मैंने पाया कि मेरे पीछे हाथ में डंडा लिए एक आदमी खड़ा है। अभी मैं उसे कुछ जवाब ही देता, तभी वो आदमी अभी आ गया जिसका मैं वेट कर रहा था। वो आदमी आते ही बोला, ये मेरे साथ है, और ये बोलकर वो मुझे अपने साथ अपने वार्ड में ले गया। फिर जैसे ही 1 बजने वाली थी तो वो मुझे विनोद के वार्ड के पास ले गया। और फिर जब मैं विनोद के वार्ड के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि वो अपने बेड पर बैठा हुआ है और कुछ बड़बड़ाए जा रहा था। और फिर जब मैंने उसे आवाज़ देते हुए बोला, विनोद भाई मुझे पहचाना? मैंने अभी इतना ही कहा था कि विनोद अचानक ही हंसने लगा। उसकी हंसी ही इतनी डरावनी थी कि मैं तुरंत ही पीछे कुछ कदम हट पड़ा। मेरे पीछे हटते ही विनोद बोला, राकेश को अपने साथ ले जाएगी, तू कुछ नहीं कर पाएगा।
विनोद का इतने कहते ही मैं उसके सामने दोनों हाथ जोड़ते हुए बोला, मुझे पता है, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है क्योंकि एक तुम ही हो जो उस ट्रक वाली से बचने का राज जानते हो। मेरा इतना कहते ही विनोद ने कहा, मुझे उस ट्रक वाली ने छोड़ा नहीं है, बल्कि मुझे तड़पा रही है। मेरी आत्मा ये शरीर छोड़ने के लिए तड़पड़ा रही है, पर वो मुझे इतनी आसान मौत देना नहीं चाहती। मैं ऐसे ही सड़ सड़ कर आहिस्ते आहिस्ते मरूंगा, और यही मौत चुनी है उसने मेरे लिए। और राकेश भी ऐसे ही मौत मरने वाला है, पर तुम चाहो तो उसे बचाने की एक कोशिश कर सकते हो, पर ध्यान रहे सिर्फ एक कोशिश, क्योंकि दूसरी कोशिश में तुम भी लपेटे में आ जाओगे। तो इस पर मैंने पूछा, मैं राकेश की मदद कैसे कर सकता हूँ? तो उसने कहा कि वो रात के 3 बजे राकेश को लेने आएगी। तुम बस किसी तरह राकेश को उसके ट्रक में बैठने मत देना। अगर वो एक बार उस ट्रक में बैठा तो वो फिर कभी वापस नहीं आएगा। विनोद के इतने बोलते ही मैंने अपनी घड़ी देखी, जिसमें रात के अभी 1:30 ही बज रहे थे। मतलब कि अभी मेरे पास 1.5 घंटा था राकेश को इस बारे में बताने के लिए। मैं अस्पताल से बाहर निकलकर जब करीब 2 बजे राकेश के घर पहुंचा तो उसके घर के सामने भीड़ लगी थी। राकेश की माँ और उसकी बहन रो रही थी। राकेश के पिताजी की गर्दन उल्टी हुई पड़ी थी, मगर जब मैंने पूछताछ की तो मुझे पता चला कि राकेश अचानक ही हिंसक हो गया था, और जब उसके पिताजी ने उसे शांत करने की कोशिश की तो उसने एक ही बार में झटके से उसके पिताजी की गर्दन पीछे की ओर मोड़ दी और वो घर से भाग गया। फिर कुछ लोग उसके पीछे भी गए, पर वो लोग कुछ देर के बाद लहूलुहान होकर वापस लौट आए। ये सब देखकर मुझे बहुत ही दुख हुआ। मैं चाहकर भी राकेश के लिए कुछ नहीं कर पाया। फिर मैंने ये फैसला कर लिया कि अब मैं ये किसी और के साथ भी नहीं होने दूंगा। फिर मैं जब अगली सवेरे पेट्रोल पंप पर गया तो मैंने ये बात मैनेजर सहित सभी कर्मचारियों को बताई। पहले तो किसी को मेरी बात पर यकीन नहीं हुआ, पर जब उन्होंने विनोद को देखा तो वो समझ गए कि भले ही ये बात सुनने में सच्ची ना लगे, मगर कुछ तो है जो सच है। फिर हरम हाउस को पेट्रोल पंप को बंद करने का फैसला किया गया। हालांकि इस फैसले के बाद ही मैंने भी उस पेट्रोल पंप की नौकरी छोड़ दी। आज भी जब अमावस की रात आती है तो पेट्रोल पंप का चेहरा मेरे सामने आ जाता है। आज की कहानी में बस इतना ही। कहानी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें।